अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। क्या करेक्शन खत्म होने के कुछ साइंस हैं या फिर अभी यहाँ से मार्केट को और गिरना बाकी है? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, करेक्शन जिस हिसाब से शुरुआत हुई है, पहले हमने स्मॉल कैप मिड कैप में एक एक कट देखा। उसके बाद ये लार्ज कैप में जो सेलिंग की वजह से इरोजन देख रहे, मेरे हिसाब से ये अभी भी स्टेबल होने में कुछ समय लग सकता है। मार्केट लेवल से ज्यादा मैं फोकस करूंगा जो इवेंट्स कैलेंडर है, उसकी वजह से, उस लिहाज से आपको 2-3 महीने थोड़े से वॉलेटाइल रहने की वजह से गिरावट की गुंजाइश बढ़ जाती है। बट कितना गिरेगा, क्या कब गिरेगा, ये इसका आकलन लगाना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि इवेंट्स के साथ साथ एफआईस का जो रुख है वो बहुत जल्दी बदल रहा है। पहले हमने चाइना जापान की तरफ पैसे जाते हुए देखा, उसके बाद तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के अनाउंसमेंट से जो जो एक पॉजिटिविटी आई, वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग अभी तक नहीं हो रही है। सो ये जो इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज हो रहे हैं, मार्केट का टेक्सचर चेंज हो रहा है, उस लिहाज से कहना मुश्किल। बट हाँ, गिरावट अभी और समय के हिसाब से, मतलब टाइम करेक्शन जो है वो लंबा हो सकता है। मैंने आपको दिवाली के दिन जब हमने बात की थी ब्रीफली, तभी कहा था कि इस बार आपको मौके मिलेंगे, फोमो ना डेवलप होने दीजिए। द करेक्शन में नॉट बी सो शॉर्ट लिव। तो 3-4 महीने की गुंजाइश जरूर है वॉलेटिलिटी और करेक्शन। बिल्कुल, फोमो ना डेवलप होने दें, ये बात तो है। खैर, लेकिन प्रकाश जी, तो यहाँ से और मतलब कितना और आपको लग रहा है कि गिरने की गुंजाइश है? और कौन कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको लग रहा है अभी भी पिटाई हो सकती है मार्केट में? सो अनुज, मैं फंडामेंटली मार्केट को नजरिया जो है वो फंडामेंटल होता है, इस वजह से अर्निंग्स पे जाऊंगा। अर्निंग्स को आप सेंटर पॉइंट बनाइए, तो आप वहां देखेंगे कि जहां जहां अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट है और थोड़ी और होती दिख रही है, गुंजाइश और है, एक आध दो क्वार्टर और वीक रह सकते हैं, वहां पे आपके पी मल्टीपल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जो 80-90-100 के पी मल्टीपल्स थे वो 60-70 के आ गए हैं। सो वो जिसको कहते हैं ना, मार्केट सुपर एक्सपेंसिव था, अब ये अभी एक्सपेंसिव है। लेकिन इनके रीजनेबल पी बैंड जो सेक्टर वाइज ऑफ कोर्स अलग रहेगा, लेकिन मैं बताऊं अगर 25 से 35 के जो पी मल्टीपल्स में मार्केट स्टेबलाइज होने की गुंजाइश है, तो उस लिहाज से अभी भी कई स्टॉक्स में, कई सेक्टर्स में 20% गिरावट बाकी है। और कौन से सेक्टर्स हैं? आप ये देखिए, जहां पे ग्रोथ नहीं आई है, कंजम्पशन को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, एफएमसीजी हम बोलते हैं कि एक बहुत रेजिलियंट सेक्टर है, जी है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट होने की जरूरत ज्यादा है। वहां लार्ज कैप्स में आप देखें, एफआईस का होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से एग्जिट्स भी ज्यादा है। ईटीएफ के जरिए जो पैसा लाया था वो वापस जा रहा है। और दूसरा, जो रेलवे और डिफेंस में आप देख रहे हैं, वहां पे ऑर्डर बुक जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगी तो उसको समय देना पड़ेगा, 6 महीने 12 महीने लग सकते हैं ईपीएस कैचअप में, और वो बहुत हेल्दी है। तो उसमें मायूसी ना हो। लेकिन वो पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको थोड़ी गिरावट ज्यादा लग रही है। लेकिन एक बार वो लेवल, रीजनेबल लेवल पे आ जाता है और ग्रोथ कायम हो जाती है, तो वहां भी आपको एक एक पुल बैक दिखेगा। सो देयर आर सर्टेन सेक्टर जहां पे ये इस टाइप की वीकनेस है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वाले जो सेक्टर है वहां पे, और उसमें आईटी भी आ जाएगा, जो नए एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी अपनाते हैं, रुख क्या रहता है, उसके बाद वहां पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन समझ आना इजी हो जाएगा। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज सुबह से कई बार अनुज और मैं डिफेंस पे चर्चा कर चुके हैं, और डिफेंस पे जिन्होंने खूब मज़ा लिया, अच्छी रिटर्न्स हासिल करी, जो एग्जिट कर गए वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी हैं उनका पेन है। लेकिन स्टिल आई थिंक विद पेन दे मस्ट बी इन द गेन एज वेल, मतलब उनके पास गेन भी होगा। जो गेन में है वो क्या करें, और जो थोड़े से पेन में हैं, जो हायर लेवल्स के ट्रैप्ड हैं, क्या वो एवरेज आउट करें या फिर अभी सीरियस डैमेज पॉसिबल है इसमें? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, डैमेज कितनी सिवियर होगी ये थोड़ा सा कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। बट मैं फंडामेंटली ये समझ सक रहा हूँ कि जो गेन्स थे आपके वो फ्रंट एंडेड थे। एक साल में आपने 3 डिजिट के परसेंटेज रिटर्न्स देख लिए। अब वो 100-125% चीज बढ़ चुकी है, तो थोड़ी बहुत अगर घटती है, लेकिन बिजनेस अगर अभी भी कायम है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई पैनिक करने की जरूरत है या निकलने की जरूरत है, या आप ये सोचें कि इसको निकाल के बाद में लिया। देखिए, बोलना बहुत आसान है कि आप एक कोई स्टॉक को 3300 पे निकल जाइए और ये 2800 हो जाएगा, तुम ले लीजिए। वो हो नहीं पाता, क्योंकि 2800 जब आता है तो हम 2500 की वेट करने लगते हैं।
सो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं ना, उसकी वजह से मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि आप एवरेजिंग की चेष्टा करें या पहले बेच के फिर लेने की करें। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो वो अर्निंग्स कैचअप आ जाएगा, हो सकता है 6 महीने लगे। और हम हमेशा इसीलिए कहते आए थे कि डिफेंस, पावर, रेलवेज, ये सारी लॉन्ग टर्म स्टोरी, इसमें कोई भी चीज एक आध क्वार्टर में चेंज होनी नहीं है। तो इसके एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हो रहा, लेकिन ग्रोथ को आने में आपको समय देना पड़ेगा, वो पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप एवरेज करना चाहे भी तो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको कायम होता हुआ दिख रहा है वहां पे कीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे होना चाहिए, नॉट फॉर दिस। एफआई की जहाँ होल्डिंग है वो देखिए, वहां से वो लोग निकल रहे हैं, हट रही है वो होल्डिंग, 23% हुआ करती थी, आज 18 के नीचे है। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज तो होना ही था, लिक्विडिटी से मार्केट ऊपर गया था और लिक्विडिटी की वजह से ही नीचे आ रहा है। अच्छा प्रकाश सर, ये बात हुई डिफेंस की जहाँ प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ था, लेकिन अक्टूबर और ये नवंबर डिजास्टर्स अगर किसी स्पेस के लिए रहा है तो वो है एफएमसीजी। मतलब मैं तो सर चार्ट देख के दंग था, ऐसी सेलिंग तो हमने कभी देखी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट आईटीसी समहाउ, आई मीन अभी कह लीजिए कि बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कई वर्टिकल्स हैं, आईटीसी का डाउनसाइड क्या वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? और क्या अगर एफएमसीजी में कुछ रखना है तो वो आईटीसी होगा या फिर जहां प्राइस डैमेज हो चुके हैं उनमें से कुछ होगा? ये वापस मैं उसी में जाऊंगा कि अर्निंग्स कहाँ पे आपको कायम होते हुए दिख रहे हैं, स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से आईटीसी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि उसका कारण है कि आईटीसी सिर्फ कंजम्पशन स्टेपल्स में नहीं है, उसके पास जो एग्री वाला बिजनेस है, जो होटल्स वाला बिजनेस है, उसका भी ओवरऑल जब आप आईटीसी का लेते हैं 470-75 पे, तो उस इन सब बाकी बिजनेसेस का भी समावेश है जो बहुत रेजिलिएंट है। और आज जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल सेक्टर जिस हिसाब से ग्रो होने की जो अंदेशा हम लोग को मिल रहा है, चाहे आप वो मैरियट का बयान सुन लें या आप बड़ी चेंज का, रिट्स कार्ल्टन ने इतनी प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में आइडेंटिफाई कर लिए, मुझे लगता है कि आईटीसी का होटल बिजनेस विल कम टू द रेस्क्यू, और उसकी वजह से वो रेजिलियंस आपको वहां दिख रही है और रहेगी। और यहाँ तक कि वो डीमर्जर का रेशियो अनाउंस होने के बाद तो शायद एक एक और उसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ सकता है, स्टॉक प्राइस प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिख सकता है। एज मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मेरे पास भी ये नाम के शेयर्स है, बट आई वुड बिलीव ओवरऑल कंजम्पशन में थोड़ी सी वेट करें, स्पेशली जहां प्राइस करेक्शन ज्यादा हुआ है, प्राइस डैमेज हुआ है, वहां पे आप ग्रोथ आ रही है कि नहीं ये देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है कि नहीं, प्राइसिंग वापस आ रही है कि नहीं। और लॉट ऑफ देम आर रूरल फोकस, तो वो रूरल कंजम्पशन ये आपको 6 महीने में, अगले 6 महीने में थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ समझ आने लगी। आईटीसी के होटल के तो वीरू भी फैन है मेरे ख्याल से, है ना वीरू? हाँ अनुज है तो, हाँ प्राइसिंग भी ठीक ठाक रहती है अनुज हम जैसे लोगों के लिए। हाँ, नहीं मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे वीरू की अगली हॉलीडे, तो वहाँ से ये बात निकल कर आई। खैर प्रकाश जी, एक एक्सीडेंट जो सबसे बड़ा रहा इस अर्निंग सीजन का वो था एशियन पेंट्स। क्या अभी भी लोग एक छलावे में जी रहे हैं कि नहीं एशियन पेंट्स बना के देगा पैसा वापस? क्योंकि नंबर्स और कमेंट्री और जो एनवायरनमेंट है वो तो क्लियरली कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे स्टॉकों के अभी भी 40-45 या 50 का मल्टीपल मिलना चाहिए। अनुज देखिए, बड़ी सिंपल चीज है कि जब एशियन पेंट्स लीडर था तब भी मतलब इस टाइप की अटकलें लगती थी। आज वो लीडरशिप चैलेंज हो रही है, स्पेशली मार्केट शेयर वाइज प्रीमियम सेगमेंट में, जहां बिरला ओपर्स, जेएसडब्ल्यू उसमें कम्पीट कर रहे हैं। तो हम ये समझने लगे कि ये सारा ही डैमेज जो होगा वो एशियन पेंट्स को भुगतना पड़ेगा। ऐसा है नहीं। देखिए, डीलरशिप में जो जो एशियन पेंट्स ने प्राइस कट्स लिए, डिस्ट्रीब्यूशन में एक नई ऊर्जा डालने की कोशिश की, वो सब एफर्ट्स को समय लगेगा। आज तक इतने सालों तक कंपटीशन था नहीं, और ये कंपनी ऐसी है जो पिछले 70-80 साल से इस फील्ड में है। तो इनका एक काम करने का तौर तरीका थोड़ा सा एक वो पुराने उसका हो चुका था कि भाई हम लीडर हैं, हमको जो करना है करेंगे। तो वहां पे अगर तब्दीली आ जाती है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, आई डोंट थिंक ये होगा। और एक बहुत अच्छी चीज एशियन पेंट्स के पोर्टफोलियो में ये है अनुज, और आप जानते हैं बेहतर सबसे, कि उसमें पेंट्स, डेकोरेटिव कोटिंग्स के अलावा भी बिजनेसेस हैं जो उन्होंने काफी सालों में एक्वायर किए हैं, जो किचन अप्लायंसेस, किचन रिफर्बिशमेंट का, वहां पे सब में अगर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी तो ये आपको सेट ऑफ हो जाएगा। जो लॉसेस मतलब जो वीकनेस
पेंट सेगमेंट में। बट यस, इट मे नॉट गेट, जिसको कहते हैं ना वो टॉप डॉलर वैल्यूएशन, लेकिन 40-45 का तो आप ग्रोथ के हिसाब से दे रहे हैं। अगर ग्रोथ सारी इंडस्ट्री का है तो एशियन पेंट्स का भी रहेगा, भले मार्केट शेयर में थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए। बट आई डोंट थिंक इससे इससे प्रीमियम वैल्यूएशंस इतने घट के एकदम एवरेज वैल्यूएशन हो जाएंगे। प्रीमियम घट जाएगा लेकिन रहेंगे तो प्रीमियम वैल्यूएशंस। ओके, प्रीमियम घट जाएगा लेकिन रहेंगे तो फिर भी प्रीमियम ही। दूसरी स्पेस जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बार देखने को मिला, ऑटो स्टॉक्स, वहाँ जी। पर क्या व्यू है? जैसे मारुति। आई थिंक ऑटो स्टॉक्स में जो और मारुति को ही खास अगर लीजिए तो भार्गव साहब का जो बयान आया था कि प्राइसिंग पावर नहीं आ रही और ग्रोथ जो है वो 3 से 4% की है, दैट इज अ बिट ऑफ अ थोड़ा सा एक सिग्नल नेगेटिव है कि भाई हमारी इकोनॉमी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है इस टाइप की ग्रोथ। हालांकि चाइना के कंपैरिजन में या यूएस के कंपैरिजन में हम कहीं नहीं है इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन। आज भी 100 लोगों में से हम लोग के यहाँ पे मतलब आप देखें तो डबल डिजिट में भी कार प्रेजेंस नहीं है। बट सॉरी, बट माय सेंस इज दैट ये जो फेज है इसमें आपको प्रोडक्ट मिक्स चेंज होते हुए दिखेगी, प्रेफरेंसेस चेंज होती हुई दिखेगी। आज भी अगर आप देखें तो सीएनजी सबसे ज्यादा बिक रही है, लेकिन जैसे जैसे हाइब्रिड कार और खास करके जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हैं, नॉट माइल्ड हाइब्रिड्स, उसमें अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ते हुए दिखेगा मारुति का और किसी और कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली एक ग्रोथ वापस आना शुरू होगी। तो कंज्यूमर भी वेट कर रहे हैं कि ईवी चला लिया जाए या हाइब्रिड में जाया जाए या पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड सीएनजी। अब ये नए डिजायर का लॉन्च अगर आप देखें तो जिस टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस टाइप का अपग्रेड्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये स्लो डाउन बहुत लंबा होगा। हाँ, ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट होगा क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स आ गए, तो वो नंबर ऑफ प्लेयर्स होने की वजह से पर प्लेयर ग्रोथ कम हो रहा है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री तो ग्रो हो ही रही है, गाड़ियां तो बिकेंगी। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो मुझे लगता है यहाँ एमएनएम को थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो। अगेन एसयूवी है, नया इलेक्ट्रिक सीरीज सारी लॉन्च हो रही है, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव उसमें होगा। और करेक्शन भी हो चुका है प्राइस का, तो वहां पे आपको एक पोटेंशियल अपसाइड है उसमें। फार्म इक्विपमेंट आ जाता है, तो ये सब चीजों की वजह से एक यूनिक सिचुएशन होगी। ओके, चलिए एक आखिरी प्रश्न प्रकाश से फाइनली ले लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग का थोड़ा सा कन्विक्शन बन रहा था, बट आई थिंक बैंक निफ्टी के कोलैप्स के साथ थोड़ा सा वो भी कम हुआ। प्रकाश सर, एसबीआई, इसके नंबर्स, पीएसयू बैंक्स के नंबर्स, और क्या एसबीआई थोड़ा सा कंफर्ट देगा इस प्राइस पे आपको, या फिर अगर लिया जाए तो कंफर्टेबल है ये प्राइस? वीरू देखिए, बैंक्स ओवरऑल, पहले मैं दो मिनट लेके समझाता हूँ कि मेरा नजरिया बैंक्स पे ये है कि जैसे ही कैपिटल एक्सपेंशन वेग पकड़ता है, उसमें आपको सारे ही बैंक्स आज अंडर वैल्यूड लगने लगेंगे क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ना आने की वजह से ये इशू था। पहले हमने डिपॉजिट ग्रोथ देखा नहीं आ रहा, अब हमारे क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रहा या मार्जिन नहीं आ रहा। अब ये चीज अगर आ गई तो आपके डिपॉजिट ग्रोथ को भी वो लगाम मिल जाएगी, एक्सपेंशन होगा, निम एक्सपेंशन होगा। तो ये सब होते हुए जो बड़े बैंक्स हैं उनको बहुत फेवरेबली प्लेस्ड है, उसकी वजह से एसबीआई डेफिनेटली विल बेनिफिट। और मुझे कोई खास कमेंट्री में ऐसी कोई उत्तेजना नहीं दिखी, मैनेजमेंट ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये एकदम से बिजनेस चेंज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अंडरलाइन बिजनेस जो है बोरोइंग वाला वो चेंज होगा, लेंडिंग वाला वो बिजनेस चेंज होने के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कोटक सब चलेंगे। छोटे जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें जो लोग थोड़े से अजाइल हैं, जिनके एसेट लायबिलिटी मिसमैचेस बिल्कुल नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वहां पे आपको थोड़ा सा एक अपसाइड ज्यादा है। और जो अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स पे फोकस नहीं है क्योंकि वहां अभी भी मार है, स्ट्रेस है, 2 क्वार्टर बड़े खराब जा सकते हैं। इस वजह से आपको छोटी बैंक्स और एमएफआई में ये दिक्कतें आ रही हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एमएफआई में। बट जो पीएसयू बैंक्स हैं जिनका पोर्टफोलियो मिक्स जो है वो बैलेंस्ड है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। आप कैनरा बैंक का वैल्यूएशन देखिए, उसके पास इतने सारे विकल्प है मोनेटाइज करने के लिए, तो धीरे धीरे जब वो करेंगे तो अपनी बैलेंस शीट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आज 100 रुपए के नीचे मिल रहा है, यही चीज 130 हुआ करती थी, तो वहां पे इरोजन बहुत खास नहीं हुआ, लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सम पोजिशनल अपसेट। ओके, मेन वाली एक बार पीआई इंडस्ट्रीज लेकर आइए, थोड़ा देर से रिकवरी है लेकिन अभी भी एफएनओ का टॉप लूजर है। प्रकाश, ये केमिकल स्टॉक्स में इस बार जो इतना पनिशमेंट मिली ऑलरेडी गिरे हुए स्टॉक्स में, यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है?
अनुज, इसमें ना जो साइकिल है अभी भी स्ट्रेंथ तो आई नहीं है। कई थोड़ी बाद हमने एक दो क्वार्टर पहले देखी, वॉल्यूम पिकअप आया लेकिन प्राइसिंग पावर नहीं आई। मेरे मेरे हिसाब से जो एग्रोकेमिकल साइड में कंपनीज हैं उन पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसलिए आ सकता है कि जो ब्राजील का मार्केट है, लैटिन अमेरिका का मार्केट है, वहां पे एक साइक्लिक वो समर जो है वो अब शुरू हुआ है। तो वहां पे जो क्रॉपिंग सीजन जब शुरू हुआ है तो वहां पे एक अपसाइड आपको मिल सकती है सेल्स में से, और नए मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें उस लिहाज से फॉरेन कंपनी जो एमएनसीज हैं वो थोड़े से एडवांटेज पे है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस अच्छी है, उनकी लाइब्रेरीज अच्छी है। तो सुमिटोमो कॉर्पोरेशन जैसे मैंने एक बार पहले बताया था, या बायर ले लीजिए। सो इस टाइप की कंपनीज में आपको इम्प्रूवमेंट पहले दिखेगा, फिर डोमेस्टिक वाली साइड में दिखेगा। अभी सुमिटोमो में कोई एक्चुअली इतने दिनों में जो स्मॉल कैप में मार पड़ी है वहां पे तो मुझे तो दिखा नहीं कोई बहुत गिरावट हो, क्योंकि ऐसी कोई होल्डिंग भी नहीं है, स्पेक्युलेटिव एलिमेंट नहीं है, बड़ी स्टेडी स्टेट बिजनेस चलते रहता है। सो इस टाइप की कंपनीज को आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा होते हुए दिखेगा, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल पर्कोलेट टू द दीपक नाइट्राइट्स एंड आरतीज ऑफ द वर्ल्ड। बट फर्स्ट राउंड में इट विल गो टू द एमएनसीज इज माय गेस, एंड वो इंप्रूवमेंट अब दिखेगा। बॉटमिंग आउट सा एक महसूस होना शुरू हो चुका। ओके, तो ये इस समय केमिकल स्टॉक्स पर एक व्यू। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब आगे आपसे अगले हफ्ते बात करेंगे, लेकिन